हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सेशन के अंतर्गत क्लास 10th का जो भी हिंदी का 5 नंबर वाला होगा वो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में करने वाले हैं, जो कि पूरे 15 प्रश्न हैं। यानी कि 15 और 15 में 5 से गुना करें तो हमारे बहुत अच्छे प्रश्न अच्छे खासे जो है अच्छे तरीके से जो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसा प्रश्न है। यहाँ पर हम लोग 15 प्रश्न और जो 5 नंबर वाला है तो वह करने वाले हैं। तो इसके लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि कबीर, यहाँ पर कबीर के दोहे में गुरु का महत्व क्या है? कबीर के दोहे में गुरु का जो महत्व है वह क्या है? तो यहाँ पर से इसका उत्तर लिखा हुआ है कि कबीर दास ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। उनके अनुसार गुरु ही जो वह मार्गदर्शक होते हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है और ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। कबीर कहते हैं कि यदि गुरु और गोविंद दोनों सामने हो तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद का ज्ञान कराया है। गुरु ज्ञान का स्रोत है, वह जीवन को सही दिशा में ले जाता है। और यह बात बहुत ही सही है और यह बहुत ही अच्छी बात है, जो कि सही बात है। गुरु ही जो हम लोग को सिखाते हुए आगे चल के हम लोग जीवन में कुछ कर पाए हैं। आगे लिखा हुआ है 2 नंबर प्रश्न में कि सूरदास ने पदों में बाल कृष्ण का चित्रण कीजिए। यहाँ पर सूरदास के पदों में बाल कृष्ण का चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर से इसका आंसर है कि सूरदास ने पहले पदों में बाल कृष्ण का अत्यंत मनोहारी और सजीव चित्रण किया है। वे कृष्ण को माखन चुराते, माँ यशोदा से शिकायत सुनाते और बाल सुलभ यहाँ पर चंचलता करते हुए दिखाते हैं। कृष्ण की भोली मुस्कान, नटखट स्वभाव और मासूम हरकतें पाठक के मन को आकर्षित करती है। सूरदास का वात्सल्य रस अत्यंत प्रभावशाली है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। और यहाँ पर सूरदास के पदों में बाल कृष्ण यानी कि श्री कृष्ण का जो छोटे रूप बचपन का रूप था वो दिखाना था। तो चलिए आगे 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 3 नंबर प्रश्न लिखा है कि तुलसीदास की भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। तुलसीदास की भक्ति भावना की वर्णन करना है। तो यहाँ पर से इसका आंसर है कि तुलसीदास राम के अनन्य भक्ति थे। उनकी भक्ति मर्यादा, करुणा और आदर्श पर आधारित है। वे राम को आदर्श पुरुष मानते हैं। तुलसीदास की भक्ति और दास्य भाव प्रमुख है। उन्होंने समाज को नैतिक मूल्यों, सत्य, प्रेम और कर्तव्य का संदेश दिया। उनकी भक्ति सरल और जन सामान्य के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं तुलसीदास की भक्ति जो कि है ये इसका वर्णन है। 3 के बाद 4 नंबर प्रश्न है। 4 प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेताजी का चश्मा, यहाँ पर नेताजी का चश्मा पाठ का संदेश स्पष्ट करें। तो नेताजी का जो चश्मा है उसमें पाठ संदेश का स्पष्ट करना है, क्या कहना चाहते हैं वह पाठ के अंतर्गत। तो लिखा हुआ है कि यह पाठ प्रतीकात्मक कहानी है। नेताजी का चश्मा सत्ता और सामर्थ्य का प्रतीक है। लेखक दिखाना चाहता है कि सत्ता में बैठे लोग सच्चाई को अपने स्वार्थ के चश्मे में दिखाते हैं। यहाँ पर स्वार्थ के चश्मे से दिखाते हैं। जनता की समस्याएं उन्हें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर जनता की समस्याएं स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। यह पाठ राजनीति की सच्चाई और आम आदमी की पीड़ा को उजागर करता है। और यह बात सही है कि जो जो क्या कहते हैं उसे सीट पर बैठा हुआ रहता है नेता, वह जनता की जो कठिनाइयाँ होती है वो देख नहीं पाता है, समस्याओं को देख नहीं पाता है। आगे 5 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि बाल गोविंद भगत के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत का चरित्र के विशेषता को लिखना है। यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है कि बाल गोविंद भगत एक सच्चे संत और समाज सेवी व्यक्ति थे। वे सरल जीवन जीते थे और भक्ति में लीन रहते थे। वे दिखावे से दूर थे और मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा मानते थे। उनका जीवन त्याग, सादगी तथा सत्य, यहाँ पर त्याग, सादगी और सत्य का प्रतीक था। वे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत थे।
ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर है। तो चलिए 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लखनवी तहजीब का वर्णन करें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लखनवी तहजीब का वर्णन कीजिए। लखनवी तहजीब शिष्टाचार, नज़ाकत और सभ्यता की पहचान है। इस पाठ में लखनऊ के लोगों की विनम्रता, मीठी भाषा और तहजीबदार व्यवहार को दिखाया गया है। यहाँ छोटे छोटे काम भी बड़े सलीके से किए जाते हैं। लेखक ने व्यंग के माध्यम से इस संस्कृति का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। ये इसका सही ऑप्शन आंसर है। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, मनुष्यता कविता का मूल भाव लिखें। मनुष्यता कविता का मूल भाव लिखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस कविता में कवि मानवता का संदेश देता है। कवि के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म मानवता, प्रेम, करुणा, दया, सहयोग ही सच्ची मनुष्यता है। और यहाँ पर जाति, धर्म, भेदभाव से ऊपर उठकर सभी के प्रति समान भाव रखना चाहिए। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं और ये बहुत ही VVI प्रश्न है, तो इसे सही तरीके से याद करते हुए चलना है। अब बहुत कम समय बच गया है। अब सिर्फ आज 3 तारीख है। आज से आप सभी का 14 दिन बाद आप सभी का एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है कि आत्मात्रा यहाँ पर आत्मत्राण कविता में कवि की प्रार्थना स्पष्ट कीजिए। आत्मत्राण कविता में कवि के प्रार्थना को स्पष्ट करना है। तो कवि ईश्वर से साहस और आत्मबल की प्रार्थना करता है और वह चाहता है कि दुखों से डरने के बजाय उन्हें सहने की शक्ति मिले। कवि ईश्वर से यह नहीं कहता है कि दुख दूर कर दो, बल्कि यह कहता है कि संघर्ष करने की क्षमता दो। यही सच्ची आत्मात्रण है। ये बिल्कुल सही जवाब है। 8 के बाद 9 नंबर प्रश्न है। 9 के बाद 6 प्रश्न और बचेंगे। यहाँ पर 9 नंबर में लिखा हुआ है कि सपनों के से दिन पाठ में लेखक के बचपन की वर्णन कीजिए। तो इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की मासूमियत, खेल कूद और स्कूल यहाँ पर जीवन की यादें साझा की है। बचपन उनके लिए सपनों जैसा सुंदर समय था। उस समय न कोई चिंता थी और न कोई जिम्मेवारी थी। यहाँ पर लेखक ने बचपन की सरलता और आनंद की भावुकता से प्रस्तुत किया है। यहाँ पर इसका सही जवाब है। 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है, टोपी शुक्ला। यहाँ पर टोपी शुक्ला कहानी में मित्रता का महत्व स्पष्ट करें। यह कहानी सच्ची मित्रता पर आधारित है। टोपी शुक्ला और लेखक के बीच गहरी मित्रता थी। समाज और परिवार के विरोध के बावजूद उनकी दोस्ती बनी रही। कहानी बताती है कि सच्ची मित्रता निस्वार्थ होता है और जीवन को मजबूत बनाती है। ये बात बिल्कुल सही है। 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 11 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषता को लिखें। तो यहाँ पर प्रेमचंद की भाषा लिखा हुआ है कि प्रेमचंद की जो भाषा सरल, प्रभावशाली और यथार्थवादी है। उन्होंने आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया है। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। उनकी शैली भावनात्मक और समाज सुधारक है। पात्र और घटनाएं वास्तविक जीवन से जुड़ी होती है, जिससे पाठक आसानी से जुड़ जाते हैं। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर में लिखा है कि निबंध लेखक में प्रस्तावना का महत्व बताइए। निबंध लेखक में प्रस्तावना का महत्व बताना है। तो जो निबंध है यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना निबंध का प्रवेश द्वार होती है। इससे विषय की स्पष्टता मिलती है और पाठक की रुचि जागृत होती है। जो अच्छी प्रस्तावना पूरे निबंध की दिशा तय करती है। यह संक्षिप्त, आकर्षक और विषय से जुड़ी होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, यहाँ
यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है थोड़ा सा पाठ, यहाँ पर पत्र लेखन के आवश्यक जो अंग है उसको लिखना है। तो पत्र लेखन के मुख्य अंग क्या क्या होता है, तो यहाँ पर निम्नलिखित दिया हुआ है, इसको ध्यान देते हैं। तो पहला प्रश्न पर यहाँ पर क्या लिखा है, पहला कि पत्र और दिनांक। पहला जो सबसे शुरू जो अंग है, मतलब कि पहले जो लिखना होता है वह अपना पता होता है और आज की तिथि लिखा होता रहता है, और फिर संबोधन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है इस प्रकार से। फिर विषय वस्तु, जो कि किस विषय में ये पत्र लिखा जा रहा है ये लिखना होता है। फिर समापन लिखा जाता है और फिर लास्ट में अपना हस्ताक्षर यानी कि साइन, अंग्रेजी में साइन कहते हैं, ये लिखा जाता है। इन अंगों से पत्र स्पष्ट, शिष्ट और प्रभावशाली बनता है। ये बिल्कुल सही है। चलिए 12 के बाद 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 14 नंबर लिखा है कि संवाद लेखन में, यहाँ पर संवाद लेखन के लाभ बताइए। संवाद लेखन के लाभ क्या है, यहाँ पर संवाद लेखन से विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। यह यहाँ पर रचनात्मकता बढ़ाता है और भाषा पर पकड़ मजबूत करता है। नाटक, कहानी और फिल्मों में संवाद का विशेष महत्व है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि अलंकार क्या है, उदाहरण सहित समझाएं। तो अलंकार वह साधन है जिससे भाषा सुंदर और प्रभावशाली बनती है। उपमा अलंकार जब दो वस्तुओं की तुलना जैसे कि समान शब्दों से की जाती है, उदाहरण के लिए उसका मुख चांद जैसा है, तो ये अलंकार है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है। और हम लोग पूरे 15 प्रश्न को क्लियर कर चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये पूरे 15 प्रश्न समझ में आया होगा। अगर थोड़ी सी भी समझ में आया है तो आप सभी से गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।